जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी, बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब कुछ बढ़िया, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? तो आप लोगों को मालूम है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। NTPC CBT 1 2025 का जो आंसर किया आया था उसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने अभी तक देखो ये 6 जून 2025 का शिफ्ट नंबर 2 करेंगे। 6 जून शिफ्ट 1 ऑलरेडी कर लिए हैं और 5 तारीख का तीनों शिफ्ट का वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है रिकॉर्ड करके। ठीक है, तो जो भाई लोग अभी देखे नहीं होंगे तो आप लोग जाइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहाँ पे वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से क्लिक करके जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, अच्छे अच्छे अप्रोच के साथ इसको सॉल्व किया जाएगा, मज़ा भी आएगा। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 2220 रुपये हो जाती है। ठीक है, कोई राशि है 1200 रुपये की, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 रुपये हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि हमें निकालना क्या है, इसमें डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं कैसे, अमाउंट में से जब हम लोग प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है, 2220, यहाँ पर लिख देंगे 2220 माइनस में अमाउंट, अब हमारे प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पे 1200। अब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 12 में अगर 1000 जोड़ेंगे तो 22 यानी 1020। ये क्या निकल का है 1020 हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर रख देंगे सिंपल इंटरेस्ट 1020, प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट कितना हमें निकालना है, रेट दे रखा है 20%, टाइम हमें फाइंड करना है, इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, कटाकुटी कर देंगे। पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो उड़ाने के लिए ऐसे भी उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है। बट लेकिन हमारा फर्ज है कि आप लोगों को समझ में आए, इसीलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से इसको काट दीजिए। अगर 12 से काटते हैं, चलिए 6 से काटते हैं, 6 दूना 12, ये होगा 6 कम 6, 6 7 42 और 0। अब फिर इसको 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको काट देते हैं 4 से 17 को, यानी टाइम हमारा कितना निकलेगा 17/4। इसको करते हैं 4 चौका 16, 1 आ गया, फिर 0.0, फिर 4 दूना 8, फिर वहाँ पे आ जाएगा 20 यानी 4 5 20, यानी 4.25 ईयर होगा। कहाँ पे है 4.25 ईयर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एकदम बेसिक से निकाल लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे अगर एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो वहाँ पे दिमाग में नहीं आता ये सब चीज़ें, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे ये दे रखा है, इसका मान दे रखा है, जैसे यहाँ पे 6 रूट दे रखा है, यहाँ 4th रूट दे रखा है, यहाँ पे क्यूब रूट दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। अगर आपको वैल्यू मालूम है, ठीक है, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को से पंगा लीजिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग सवाल है, क्योंकि उसको वैल्यू निकालना होता है। अगर नहीं आएगा तो एग्जाम में इसको स्किप कर दीजिएगा, सेकंड राउंड में सॉल्व करिएगा। बाकी मैं यहाँ पे आप लोगों को निकाल के बताता हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था कि आप लोगों को कम से कम 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 40 96 का क्यूब क्या होता है, 16 का क्यूब कितना होता है 40 96। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 का क्यूब है 40 96, यहाँ पे बाहर 6 रूट निकालना है, तो 16 को हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू में 3, यानी ये क्या है 4 के पावर 6 आ गया। तो यहाँ पे ये 6 रूट से 6 रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा इसमें से निकलेगा क्या 4, तो बाहर क्या आएगा 4, यहाँ पे 4 लिख देते हैं प्लस। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 50 625, इसका हम लोग 4th रूट निकालना है। 4th रूट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग स्क्वायर निकालते हैं स्क्वायर रूट, वैसे जैसे हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं। पहले ये 2 अंक लेते थे, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर मैंने लिया पहले का 25, तो 25 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना तो क्या होगा, अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर 25 होता है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर देखिए 506, तो हम लोग ऐसा 2 संख्या का स्क्वायर लेते हैं जो 506 उसके बीच में आ जाए। वो 2 संख्या कौन सा है, जैसे मान लीजिए हम 20 लेते हैं तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है, ये 506 ज्यादा है, तो ऐसा हम लोग करते हैं कि 22 का स्क्वायर देखते हैं। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और उसके बाद से फिर 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। तो ये किसके करीब में है, देखिए यहाँ 484 के करीब में है, कितना 506, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा 22 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 22 और 23 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 22, तो यानी क्या आ गया ये 225।
अब देखिए ये 225 है, ये 225 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, फोर्थ रूट। तो अगर 225 किसका स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा 15, 15 के पावर फोर्थ रूट हो जाएगा ये। तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो वहां से निकल के क्या आएगा, सिर्फ 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ एक एक स्टेप करके, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो इसका क्यूब रूट डायरेक्ट होता है 28 का क्यूब रूट होता है 21,952। तो इसको याद करिएगा, कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, 28 का होता है। और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, ये 64 है, मान लीजिए कितना 50 या 8 64, और वो देखिए यानी कितना 58 का है, प्लस में आ जाएगा 58। बस अब इसी को हम लोग क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे देखिए क्या ऐड करते हैं। तो 8 8 16, 16 और 5 21, 21 में 4 जोड़ देंगे, 25 हाथ में 2, 5 2 7, 1 7 और 1 8, 8 और 2 105, यानी टोटल कितना आएगा 105 का है ऑप्शन नंबर सी। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके मैं बताया हूँ, ताकि आप लोगों को याद होना चाहिए, और कैसे निकाला भी जाता है इस वीडियो में वो भी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को बता दिया हूँ कि ऐसे इस चीज़ों को निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। चलिए दो समांतर रेखाएं हम लोग बना देते हैं, ए बी और सी डी। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा हो गया और ये एक रेखा हो गया, ठीक है, ये समांतर रेखाएं। आगे कह रहा है क्या, रेखाएं, और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। पी क्यू जो है एक तिर्यक रेखा है। यहाँ से देखिए एक पी क्यू हम लोग लाइन खींच देते हैं, ये पी क्यू एक तिर्यक रेखा, हमें इसका नाम दे देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जिससे पी क्यू ए बी को बिंदु आर पे करती है। ए बी को जो है बिंदु आर पे, यहाँ पे ये आर है, ठीक है। आगे देखिए, और सी डी को बिंदु एस पे प्रतिच्छेदित करती है। सी डी को बिंदु एस पे, ये हो गया, प्रतिच्छेदित करती है। फिर यहाँ पे ये लाइन कह रहा है, आगे देखिए, यदि एंगल बी आर पी 2x + 13 है, क्या है बी आर पी किधर है, बी आर पी ये वाला एंगल कितना है 2x + 13 है, ये डिग्री में है। इसको हम लोग ऐसे कोष्टक में कर देते हैं। आगे वाला देखते हैं, फिर आगे लाइन क्या कह रहा है। आगे वाला लाइन ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए एंगल डी एस पी कितना है 3x - 22, 3x - 22 क्या है डी एस पी किधर है, डी एस पी ये वाला एंगल कितना है 3x - 22। बस अब देखिए, अब इसमें कुछ करना थोड़ी है। देखिए एक आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी ये वाला एंगल क्या होता है, संगत कोण हो जाता है। जो संगत कोण होता है ये बराबर होता है। जैसे मान लीजिए जो एंगल x ये होगा तो ये भी x होगा, ठीक है। जैसे ये दो लाइन हो गया, ये वाला लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो बस हम बराबर कर देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है 2x + 13 और बराबर में क्या हो जाएगा 3x - 22। यहाँ पे देखिए अगर इधर 2x को इधर लाते हैं तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और इधर देखिए 22 इसमें ऐड करेंगे 23 में कितना हो जाएगा 35, तो x का वैल्यू आ जाएगा 35। और हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू यहाँ पे निकालना है एंगल CSP, ज्ञात करना है एंगल CSP। एंगल CSP किधर है, एंगल क्या है, एंगल CSP निकालना है। तो देखिए एंगल CSP ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, ये वाला एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए ये x का वैल्यू 35 आ गया, तो इसमें इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर अगर इसका वैल्यू पुट करते हैं तो कितना होता है 35 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 105, 105 में 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 127। 35 का 3 गुना 105 और माइनस करना है ना, मैं ऐड कर दिया, माइनस करना है 22, 105 में से हमें माइनस करना है 22। तो 105 में से पहले क्या करेंगे 20 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 85, 85 में से 2 फिर माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 83। देखिए जब ये एंगल 83 हो गया तो देखिए कोई भी सीधी रेखा होता है इस पे ये वाला एंगल कितना है 180 डिग्री का बनता है, सीधे 180 डिग्री का बनता है। ये 83 हो गया तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो 180 में से 83 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 97। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 97, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़िया सवाल था, बस ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संगत कोण के से ये दोनों बराबर होते हैं, फिर इसका वैल्यू निकाल के फिर x का वैल्यू निकाल के फिर 180 में से माइनस करके ये वाला आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा वीडियो तो एक बार इसको पीछे करके फिर दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक विक्रेता 1 रुपये में 6 नींबू खरीदे। अभी तक कितना, ये हमें लग रहा है कि 5वां सेट हम करा रहे हैं, 5 सेट में लगातार ये क्वेश्चन पूछते आ रहा है, ठीक है। लगातार ये क्वेश्चन पूछते आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिया है, ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट में ऑलरेडी ये नहीं दिया हो। देखिए फिर क्या कह रहा है, एक विक्रेता 1 रुपये में 6 नींबू खरीदे तो 100%
लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। सीधी सी बात, एक लाइन यहाँ पे बोला है, क्या बोला है वो कि 1 रुपये में 6 नींबू खरीदा है, 1 रुपये में। यहाँ भी 1 रुपये, यानी जब भी पैसा बराबर होता है तो क्या होता है, सीपी और एसपी इनवर्स हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यह इसका होगा एसपी। और यहाँ पे 100% का लाभ हो रहा है, यानी 100% का लाभ हो रहा है, मतलब क्या, एक का सामान कितने में जा रहा है, 2 रुपये में जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी 1 है तो एसपी 2 हो जाएगा, और ये इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाए तो क्या, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ पे बोल क्या रखा है, 6 रुपये 6 नींबू खरीदे, कितने, 6 नींबू खरीदे, यानी 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, कितना गुना है ये, 3 गुना है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका 3 आंसर। तो इसको बनाने में ऐसा थी नहीं, बस आप लोग देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ये वाली वैल्यू दे रखा है, ये वाला निकालना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है, ये और इसके बीच मध्य अनुपाती निकालना है। मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, रूट ए बी करके, बस रूट लगाते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे देखिए ये होगा 0.06 इंटू में क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए पॉइंट के पास 2 अंक, ये पॉइंट हटा के नीचे क्या हो जाएगा 2 जीरो या 100, यहाँ से 2 को 6 ऊपर में है तो 1 6 बाहर आ जाएगा, और 100 का ये होता है 10 तो ये आ जाएगा 0.6। 0.6 का है ऑप्शन नंबर ए। तो इजी सवाल था, इसमें कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। पहले 13 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। याद करिए सबसे पहले वाला शिफ्ट में ही बताया था, यहाँ पे क्या पूछा है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या, होल नंबर। देखिए यहाँ पे पूछा होगा होल नंबर, क्योंकि होल नंबर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता है। नेचुरल नंबर नहीं पूछा है, प्राकृतिक संख्या कि उसको 1 से आप काउंट कर दोगे। तो यहाँ पे पहले 13 संख्या पूछा है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और 13 तक जाएंगे, ऐसे करके 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके 13, ये 12 तक जाओगे ना तो 13 संख्या ऐड हो जाएगा, क्योंकि 0 वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल 13 संख्या है। अब इसी का एवरेज पूछा है। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए कि नंबर लगातार है, एपी में है, तो कुछ नहीं करते हैं, लास्ट वाला संख्या और फर्स्ट वाले संख्या क्या करते हैं, ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो 0 + 12 और बट्टे में 2 आ जाएगा कितना, 6। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे 0 है, अगर मान लीजिए कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 10 है, 10 में अगर 0 ऐड करिएगा तो 10 ही होगा। तो मान लीजिए यहाँ 12 है, तो हम लोग डायरेक्ट 12 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमें 0 को इसमें लो चाहे नो लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। देखो भाई ऐसी कोई भी अगर जैसे मान लो ये आता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो टाइम टेकिंग होता है, कुछ नहीं होता है क्वेश्चन में, कोई दम नहीं होता है। जो एग्जाम में सारे बच्चे बैठे हैं ना, हर एक बच्चे सोल्यूशन इसका कर लेगा, बट यहाँ पे क्या एक चीज मायने रखता है, टाइम। क्योंकि हर एक ऑप्शन को आप लोगों को 11 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि क्या होगा, क्यों, और सारे लोगों को टाइम लगता है। वहीं बच्चे जो तेज होते हैं तो उनका दिमाग लग जाता है कि कैसे कैसे करते हैं। देखो एक तो हो गया पूरा बेसिक से कि हम मान लो कि ये 7 8 8 8 9 ऐसे करके फिर इसको डिवाइड करें 41 से, एक तो हो गया। बट एक इसमें एक ट्रिक होता है, जैसे मान लो अगर कोई भी संख्या, जैसे मान लो अभाज्य संख्या होती है ना, जैसे 41 हो गया, 31 हो गया, फिर मान लो कि अपन ये 71 हो गया, ऐसा कोई भी संख्या हो ना, तो इसको देखो डिवाइड करने का ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये उठाते हैं पहले। मान लीजिए कि ये हो गया 78, यहाँ पे आप लोगों को बताता हूं मैं, 78 फिर 8 9, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 41 से डिवाइड करना है, 41 से डिवाइड करना है ना, तो कुछ नहीं करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए डिवाइड करते समय में अगर मान लीजिए या तो ये 41 से डिवाइड हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या 0 बचना चाहिए। अगर 0 बच रहा है तो समझ लीजिए कि ये कट जाएगा, नहीं तो 41 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है फर्स्ट, तो 4 को क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट वाली नंबर होती है ना, इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाली संख्या कितने हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा 36, 9 चौका 36। अब देखो ये वाली इधर पैक कर देते हैं, 788 होगा, इसमें 36 माइनस कर देंगे। 36 माइनस करोगे देखो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 752, ये आ गया। अब देखो फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो ये वाली फिर नंबर इधर से पैक हो जाएगी। देखो ये वाली अब कितना 8, अब फिर इसको 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 8 से माइनस करेंगे, मतलब 75 में 8 माइनस करेंगे, तो 75 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 67। क्या 41 से 67 कटता है, तो नहीं कटता, यानी ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया। अब देखो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, देखो सीधी सी बात है, वैसे भी करोगे तो वैसे टाइम लगेगा, या तो ऑप्शन नंबर ये देख लो, नहीं तो देखो डी नंबर। चलो मैं डी नंबर उठा के देखता हूँ, क्या ये सेटिस्फाइड हो जाए। चलो डी नंबर उठाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं मिलता है तो डी देख लो, नहीं तो सी देख लो, क्योंकि सारे तो करना ही पड़ेगा। वो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं एज्यूम कर सकते हो, जिसका तुक्का लग गया तो भाई उसका लक साथ में है तो हो गया हो गया। अब जैसे मान लो ये है 7995, इसको हमको डिवाइड करना है 41 से। मैंने क्या बताया
कि देखो ये पहले वाले नंबर को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इधर ये पैक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ये कितना होगा 20, और ये 20 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, 799 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर इसमें 4 से गुणा करेंगे, फिर जब 4 से गुणा करेंगे तो फिर ये वाली नंबर क्या हो जाएगी, फिर इधर से पैक हो जाएगी, यानी 9 चौका 36 हो जाएगी। ये हो जाएगा कितना, 7 में से 6 गया 1, और ये हो गया 4, यानी आ गया 41। तो 41 क्या करेगा, 41 से कट जाएगा, यहाँ पे 0 आना चाहिए, नहीं तो 41 आ जाए, यानी 41, यानी पूर्ण रूप से ये डी नंबर आंसर होगा, ये कट जाएगा 41 से। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो फिर आप 41 से भाग करके देख लीजिए, वैसे भी आ जाएगा। तो जो आपको उचित लगे वो यूज कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। ये देखो, इसमें कोई ट्रिक उरिक नहीं लगता है, कोई भी टीचर होगा बस उसमें ये कर सकता है कि वो कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकता है। बाकी ये जो लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन होता है, तो इसको लैंग्वेज के हिसाब से जैसे जैसे पढ़ रहा है ना, वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ के फिर लैंग्वेज को इसे सजाना होता है। इसमें कुछ सोचो कि कोई बढ़िया सा ट्रिक आ जाए, तो कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको वैसे ही बनाना पड़ता है। देखो एक एक स्टेप करके हम उस हिसाब से सोचते हैं कि क्या क्या कह रहा है। जैसे मान लो कि हमने फादर को एक्स मान लिया और पुत्र को क्या मानते हैं, वाई मान लेते हैं। देखो आगे जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, ठीक है। जैसे मान लो कि पिता, ये फादर का एक्स हो गया और ये हो गया वाई हो गया, ठीक है। इन दोनों का योग पुत्र की वर्तमान आयु के, जैसे मान लो इन दोनों का योग अगर हम करते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है, पुत्र के वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। पुत्र के आयु के, पुत्र को क्या माना है मैंने, वाई, यानी 4y से कितना 18 अधिक है, यानी प्लस में 18। पहला इक्वेशन। अब देखो इसको हम करते हैं सॉल्व। जैसे मान लो x हो गया, इधर इसको मान ले लेते हैं, 4y में से y घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3y, और बराबर में 18 हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x करना हो तो x बराबर 18 + 3y, ठीक है। ये हो गया अपना इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए इक्वेशन दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे और आपको समझाते हैं। दूसरा लाइन एकदम ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, पहले ही क्या बोला है, 5 वर्ष बाद। अब देखो 5 वर्ष बाद बोल दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों में 5 वर्ष ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा y + 5, 5 वर्ष बाद। ये वाला लाइन क्लियर हो गया, समझ में आया। और फिर देखिए नेक्स्ट लाइन आ गया, फिर क्या कह रहा है, आगे हम पढ़ते हैं। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र के आयु के 14 गुना से 8 वर्ष कम होगा। क्या होगा, पिता के आयु का 4 गुना, पिता का आयु है, इसमें हम लोग 4 गुना कर देते हैं, ये जो बराबर होगा किसके, पुत्र के आयु के 14 गुना से कितना कम है, 8 कम है। बस जैसे जैसे बोला हमने वैसे वैसे लिख दिया, अपने तरफ से इसमें कुछ नहीं लगाया, बस जो बोला है क्वेश्चन ने वैसे मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। बस यहाँ पे देखते रहिए अब कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए 4x हो गया, ऐसे कर सकते हैं कि देखो ये भी बराबर किधर है, बराबर किधर है, हम इसको 2 से काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब 2 से काटोगे ना तो ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, 2 से काटने पे। अब देखो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2x प्लस में 10 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 7y प्लस में 35 और माइनस का 4 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लगते हैं, 35 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 31। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे है 2x और 7y, ऐसा करते हैं कि हम x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, x के जहाँ पे ये वाला मान अगर हम रखते हैं तो y का मान डायरेक्ट आ जाएगा। चलो भाई सब रख देते हैं, देखो जहां जहां x है वो रख देते हैं। 2x के जहाँ पे क्या रखना है, 18 + 3y, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर प्लस में आ जाएगा 10, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे 7y प्लस में 31। अब देखो इसका सोल्यूशन कर देते हैं। 18 दूना 36 और ये 10, 36 10 कितना होता है, डायरेक्ट लिख दो 46, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 दूना 6y, बराबर में क्या होगा 7y प्लस में 31। एकदम पूरा बढ़िया से समझा रहा हूं तो आराम से ध्यान से देखिएगा, चीजें आप मिस नहीं करिएगा क्या कह रहा है। आगे देखिए, अब इसको ऐसे करते हैं कि हम लोग y को इधर भेज देते हैं, y को इधर, तो 7y में से अगर 6y घटेगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और देखो 46 में से 31 घटा देते हैं, तो 46 में से 31 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 15। देखिए y का वैल्यू हमने 15 आ गया। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। देखो लेकिन एक लाइन यहाँ पे पूछा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर पूछा है, यानी पिता का हमने x माना है और पुत्र को y, इन दोनों का अंतर यानी x - y का मान निकालना है। तो हम यहाँ y निकाल दिए, तो हम लोग x - y का मान डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रखा है हमने, x का मान रखा है कितना, x बराबर कितना है 18 + 3y। हम ऐसे इसको करते हैं क्या कि देखिए इसमें से x को इधर ले लेते हैं,
जैसे ये x हो गया, इसमें से एक y ले लेते हैं, तो x में से एक y ले लेंगे तो कितना x माइनस वाई हो जाएगा। और देखो बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर x माइनस वाई बराबर में ये हो जाएगा कितना, ये है मान लीजिए 18, यहाँ पे ये 18 हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ पे प्लस में 2y हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, देखो x हो गया, इसको हमने y को मान लो ऐसे 3y को हम लोग ऐसे लिख दिया, y प्लस 2y। समझ में आया, y प्लस 2y, यानी यहाँ का y माइनस में आ गया, 18 प्लस 2y सेम का सेम रह गया। बस अब इसको हटा देते हैं। अब इसी में x माइनस वाई का ही तो मान निकालना है। एकदम समझना, बहुत मैंने कैलकुलेशन को कम करने के लिए ऐसा किया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। x माइनस वाई का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर 18 हो गया, y का मान कितना दे रखा है 15। अब यहाँ पे प्लस में 15 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो 30 और 18 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 48। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना बढ़िया से मैंने समझाया, क्योंकि नहीं तो बहुत ऐसे लोग होंगे कि यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले y का मान 15 आ गया, अब ये y का मान इसमें पुट करेंगे भाई साहब, ये हो गया x माइनस 15 या 45, फिर यहाँ से क्या करेंगे 45 इधर जाकर माइनस करेंगे, फिर माइनस में आएगा, उसके बाद से फिर यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेकर लेंगे। क्यों निकालना भाई, डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल कर नहीं निकाल सकते डिफरेंस, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये चीजें जो नए नए तरीके से हम सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर ये करिएगा कि वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा, फिर दोबारा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना है तो किसके बराबर में होगा। जब भी अगर गोला का बात कर रहे हैं, गोला का क्या बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी लेटरल सरफेस एरिया, अब बराबर में इसका होता है क्या टोटल सरफेस एरिया। इन दोनों का अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें एक चीज देखो पाई मिल गया, पाई मिलता है हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या खटाक दे जलता है तो 11 का मल्टीपल। चलो भाई 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 11 का मल्टीपल कैसे निकालते हैं, ऑड और इवन, और जैसे ऑड को ऑड में ऐड करते हैं और इवन को इवन में ऐड करके उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितना होगा 9 और 3 12, ये 0, 8 8 16, 16 में सर 12 को हम डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ गया 4, 4 तो कटेगा नहीं 11 से, खत्म। फिर देखिए सी नंबर देखते हैं, 9 3 12 और 12 6 कितना होता है 18 और 7 6 13, यानी 5 आ गया, ये भी खत्म हो गया। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन ये होगा 9 3 12 और 12 8 20 और 7 और 4 कितना 11, 20 और 11 का डिफरेंस 9, नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 3 और कितना हो गया 4 3 7 और 7 4 11, 9 2 11, 11 11 0, यानी ऑप्शन नंबर डी 11 से कट रहा है। सीधी सी बात है 11 का मल्टीपल लगा देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बोलोगे कि भैया यार आपने लगा दिया, चलो 2 ऑप्शन मिल जाएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, फिर तो फॉर्मूला ला के सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यास दे रखा है, यानी 2r का मान दे रखा है कितना 112, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 56। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। 4 पाई का मान 22/7, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और रेडियस हमें रेडियस कितना दे रखा है 56, यहाँ पे निकाल दिया हम लोग 56 × 56। चलो अब यहाँ पे इसको गुणा कर लेंगे भाई, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट तो गुणा करो। देखो 7 से यहाँ पे कट जाएगा 7/56। एक और चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यानी यूनिट डिजिट भी अलग अलग है, तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। देखो 8 6 48, यूनिट डिजिट 8, फिर 8 दूना 16, यूनिट डिजिट 6, फिर 6 में 4 से 6 चौका 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो पूरा गुणा करने की जरूरत भी नहीं है। ये चीजें एग्जाम में आप लोगों को छोटी छोटी चीजें याद रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो और कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो बाकी आप सॉल्व करके निकाल लेना, आंसर उतना ही आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, कुछ नहीं होता है, इतने सारे लंबा चौड़ा दे रहा है, इसमें बोल देता है। देखो यहाँ पे 1-2 लाइन आप पढ़ के देखना, ताकि सुरेंद्र के पास मौजूद दोनों प्रकार में समुद्र तरण को इन कंट्रोल में कितना डाला जा सकता है। मैक्सिमम बोलता है कि 2 यहाँ पे कंटेनर है, उसमें हम लोग मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं। सीधी सी बात, अगर मैक्सिमम का बात बोलता है तो क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालते हैं। तो 102 और यहाँ पे इसका दोनों का निकाल लो, 102 और कितना है 102 और 224, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे ऑप्शन सी में शायद एक ही है, क्या है यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे निकाल के देखते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो एक तो होगा नहीं, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे दे रखा है और 2 दोनों से कटेगा, तो एक तो ऐसे ही नहीं कटेगा, क्यों हाईएस्ट लेना है। वैसा उसमें से ऐसा कॉमन लेना है जो हाईएस्ट हो ज्यादा से ज्यादा। जैसे मान लो यहाँ पर 9 है तो 9 को देखते हैं। 9 को अगर काटने के लिए क्या अंकों का योग जो होता है 9 होना चाहिए। यहाँ पर 4 2 6 कितना 8, यानी इस पहले ही नहीं कटेगा, तो 9 तो ऐसे ही खत्म हो गया, बचा 8।
8 के लिए क्या होना चाहिए, अगर मान लो यहाँ पे इवन है तो 2 अंक दिखते हैं, यानी 8 3 का 24, ये कट जाएगा। यहाँ पे ऑड है, ऑड में तो ये 2 में 4 ऐड कर देंगे, यानी 0 6, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 से कट जाएगा दोनों, एक भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इससे बड़ा 2 है। तो ये एक बस भूलियाने के लिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन का आयतन इतना है और इसकी ऊंचाई 38 सेंटीमीटर है, ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो अपना उत्तर निकटतम यहाँ बोल दिया है। देखो बहुत सारे बच्चे देखो एक तो रट लेते हैं कि जब भी देखो, जब भी आई मेंसुरेशन का सवाल आए, कुछ नहीं करना है, पाई दिखते 11 का मल्टीपल चेप देना है, लगा दो भाई इसमें 11 का मल्टीपल, देखो ना ये 8 1 9, देखो अगर यहाँ पे 11 का मल्टीपल अगर चेपोगे तो देखो क्या होगा, 8 1 9 और 9 9 9 के 0, ये 11 से भी कट सकता है। ये देखो 6 1 7 और कितना 9 9 18, 18 में 7 करोगे 11 से भी कट जाएगा। 2 ऑप्शन मिल गया भाई, क्या करोगे, कुछ नहीं भाई, लगाओ बेसिक से करो। और दूसरी बात, जब भी अगर ये बोल देना एग्जामिनर अगर आप लोगों को ये वाले लाइन दे दे भाई साहब, तो आप लोगों को एकदम सतर्क हो जाना है। ये वाली लाइन बोल दे कि अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित करे, यानी सीधी सी बात है भाई कि पूर्णांक में पूछ रहा है और पूर्णांक में कोई मल्टीपल कोई यूनिट डिजिट काम नहीं करता है, सीधी सी बात है। पूर्णांक में अगर बोल दे तो उसको सॉल्व करके ही निकालते हैं। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। एक ठोस बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन क्या होता है याद होना चाहिए आप लोगों को, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है कितना, 58 52। ठीक है, चलो पाई का मान कितना होता है 22/7। रेडियस हमें फाइंड करना है तो आर स्क्वायर। यहाँ पे हाइट दे रखा है, आपने पढ़ा क्वेश्चन, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो हाइट दे रखा है कहाँ, ये ऊंचाई कितना है 38 सेंटीमीटर, हाइट इन्होंने दे रखा है 38 सेंटीमीटर। चलो हाइट यहाँ पे लिख देंगे 38 सेंटीमीटर, बराबर में कितना हो जाएगा 58 52। चलो अब काटते हैं, इसको काट देते हैं 19 दूना 38, इसको काटते हैं 19 57, 1 15, तो ये 0 ले लेंगे 152। ठीक है, तो 19 60 कितना होता है 152। अब देखो 11 से काट देते हैं, 11 का 2 बार में चला जाएगा, 11 दूना 22 और 8 11 8 28। अब देखो ये कट जाएगा किसने, 2 2 4 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 7 बार में, यानी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 × 7, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। ये तो आ गया अपना रेडियस। लेकिन इसने ये थोड़ी पूछा है, पूछा क्या है इसने, ये भी तो देखो, इसने ये पूछा है कि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला आप लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा भाई साहब। चलो मैं बताता हूँ टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 पाई आर स्क्वायर और फिर प्लस में आर एच, बात वही होगा, वैसे ले लोगे। ठीक है, चलो आगे देखो 2 हो गया, पाई का मान कितना 22/7, रेडियस कितना हो गया 7, यहाँ पर रेडियस 7 हो गया, हाइट कितना 38, 38 और 7 45, कुछ नहीं करना, आप 7 से 7 खत्म, गुणा कर दो यहाँ से। अब देखो 22 में 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 44, अब 44 को 45 से गुणा करो, कुछ नहीं करना है। इसमें देखो ये 44 कितना है 11 × 4 है। ठीक है, तो हमने ऐसा करा कि 4 का मल्टीपल कर दिया 45 में, 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी सीधे हो गया 180 में 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 का मल्टीपल क्या होता है, बस अंकों का ऐसे देखो, 0 में 8, यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे 8 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 में 1 ऐड करोगे 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाएगा, यानी 1980। कहाँ है 1980, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बस बाकी आप लोग तो ऐसे ही गुणा कर लोगे कि 11 कम 0, 11 8 88 के 8 हाथ में 8, 11 और 8 19, तो ऐसे भी कर लोगे, जैसा आप लोगों को उचित लगे वैसे कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन बढ़िया था, अगर आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर भाई आप लोगों को एग्जाम में से छोड़ना ही पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसी आंकड़ा का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः इतना इतना है, तो आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है। मूल्यानुपाती उपयोग करें। भाई हर शिफ्ट में आ रहा है इस क्वेश्चन, मूल्यानुपाती। मूल्यानुपाती मतलब समझते हो क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, बोलोगे भैया इंपेरिकल फॉर्मूला तो मालूम ही नहीं है, चलो यहाँ पे लिखवाते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। बस यहाँ पे मीडियन मतलब ज्यादा है, देखो इसमें ज्यादा है, ये ट्रिक है कि अगर ये ज्यादा में मीडियन बड़ा होता है तो 3 इसके साथ लगता है, मीन छोटा है तो इसके साथ 2 लगता है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2 मीडियन माइनस 3 मीन, तो ये वाली चीजें ध्यान रखिएगा। मोड यहाँ पर दे रखा है कितना 89.7, बराबर में यहाँ पर दिखा 3, मीडियन कितना दे रखा है 32, और बट्टे में 2 मीन निकालना है, 2x का मान निकाल देना है। चलो निकालते हैं, यहाँ पर इधर 2x इधर ले लेते हैं। ये देखो 32 का 3 गुना कितना होता है 30 3 90, 3 गुना 96, और माइनस कितना करना है 89.7। अब देखो, अब इसको माइनस करते हैं कैसे, देखो 96 है, इसमें से 90 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा
96 में से 90 घटा देंगे आ जाएगा कितना 6। अब उसमें पॉइंट 7 है तो इसमें ऐड कर देंगे पॉइंट 7 यानी 6.3 हो जाएगा। पॉइंट 7 है तो यानी 0.3 उसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा x का, अब यहाँ पर टो कर लेंगे। अब देखो इसको कर लेते हैं, 2 3 6, फिर 3 हो गया, फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ पे आ गया कितना 1 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0.10 2 पॉइंट यानी 3.15। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था, इजी था और इसमें कुछ नहीं था, बस इंपेरिकल फार्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। एक बिस्तर का अंकित मूल्य इतना है तो जो क्रय मूल्य से इतना % अधिक अंकित होता है, इस अंकित मूल्य पर 16% की छूट में भेजा तो लाभ प्रतिशत निकाले। हर शिफ्ट में वही पूछा जा रहा है। लगा दो फार्मूला। पहले क्या है कि 25% अधिक करता है, प्लस 25, फिर माइनस में 16, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में होगा 25 6 का 1.5 का 0 हाथ में 15, 25 और 15 कितना होता है 40, ये 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखो 25 और माइनस 16 माइनस 4 20, यानी प्लस का 25 माइनस का 20 इक्वल टू में 5% आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखो जब भी परसेंटेज में वैल्यू निकालता है तो ये वाला का मान होता ही नहीं है। अगर सारे बच्चे अगर हर शिफ्ट से मेरा वीडियो फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो हर शिफ्ट में मैंने बता रखा है, एमपी एसपी और सीपी वाले पे भी बता रखा है, तो वहां से भी आप बना सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसको बनाने की जरूरत है। यहाँ तक अगर हम बना लिए हैं तो एक क्वेश्चन तो आप लोग इतना कृपा कर ही सकते हैं कि जब पढ़ रहे हैं तो बना लेंगे। तो बस आप लोग इसका होमवर्क कर देना भाई साहब कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए कोई जरूरत है ही नहीं। बस आप लोगों का कैलकुलेशन कितना स्पीड है, कितना जल्दी आप लोग कैप्चर करते हैं, उस हिसाब से बनाना है। चलिए अब आज ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बहुपद दे रखा है और इन बहुपद का गुणनफलों का गुणनखंडित करें। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम एक चीज यहाँ पे पकड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे 22 है तो हम लोग ऐसा करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 22 आना चाहिए। मिला लेते हैं भाई, एक एक ऑप्शन मिला के कि किसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 आता है। चलो पहले का गुणा करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 में अगर 3 से माइनस 3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो 3 में माइनस 3 से गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा क्या 3√3, ये हो गया प्लस में 3√3 हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे आगे और मैं देखता हूं तो ये होगा प्लस में √3 और माइनस में √3, यानी माइनस में क्या हो जाएगा ये प्लस में, यहाँ देखिए प्लस में √3 हो गया और माइनस में √3 हो गया, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। उसके बाद से इसका हम इसको मैंने छोड़ दिया। देखो यहाँ पे पहले इसको देखो, यहाँ पे होता है प्लस √3 माइनस √3 यानी माइनस 3√3। अब इसको कर देते हैं प्लस का √3 माइनस का √3 यानी माइनस का 3, तो ये खत्म हो गया। तो 9 में से 3 जा रहा है तो कितना हो रहा है 6, तो 6 तो होगा नहीं, यहाँ पे 22 लाना है, तो यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, -5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए -5 और -√3, -5 माइनस √3 को करेंगे हम लोग क्या होगा प्लस में 5√3। आगे देखिए अब ये हो गया प्लस √3 और फिर -5 यानी माइनस में 5√3। यहाँ पे देखिए अब प्लस √3 और माइनस √3 यानी -3 हो जाएगा। बस यही अब देखो यहाँ से ये हो गया प्लस माइनस खत्म हो गया, 25 में से 3 घटाएंगे तो 22, अब 22 हिलाना था तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक अलमारी को इतना में बेचने पर होने वाला लाभ इतना में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें कैलकुलेशन होता है और इसका सबसे पहले फॉर्मेट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बीच में होता है सीपी और इधर होता है SP1, इधर होता है SP2। ये हो गया SP1, ये हो गया क्या SP2। पहले पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है ये इन्होंने बोल रखा है इतने पे बेचने पे, यानी 34 और 37, और दूसरे का क्या है SP2 अपना 33 38। देखिए एक लाइन इसमें पढ़ने वाली बात है वो समझिए। यहाँ पे बोला कि इतना पर बेचने पर होने वाला लाभ इतना पर बेचने पर होने वाला हानि से 75% अधिक है। क्या है हानि से अधिक है। अब 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/4, यानी 4 से 3 ज्यादा यानी 7 है, तो किससे हानि से ज्यादा है। इधर हानि वाले लिखते हैं, इधर क्या प्रॉफिट लाभ वाले लिखते हैं, तो हानि हमारा कितना हो जाएगा 4 और इससे अधिक है यानी 3 अधिक है, यानी लाभ में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं करते हैं, इसका और इसका क्या करते हैं ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करके फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11 और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 34 और 37 में से 33 और 38 घटाएंगे तो कितना आएगा, जैसे 17 में से 8 गया 9,
फिर ये हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे 3 में से 3 0, 3 में से 0 0, यानी 11 का वैल्यू 9 हो गया है। एक का वैल्यू कितना, 11 का वैल्यू 99, एक का वैल्यू 9। अब देखिए या तो करेंगे क्या, 9 में इधर गुणा करेंगे 4 से, अगर 9 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और इधर 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63। दो चीजें कर सकते हैं, सीपी, अब हमें सीपी निकालना है, क्योंकि सीपी पे ही तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमें 50% अधिक पे बेचना है उसे। तो देखिए अब इसके पहले क्या करते हैं कि 36 जो है, अगर ये देखो इसको हम इसमें 36 ऐड कर देंगे तो सीपी आ जाएगा, यानी तो 63 इसमें माइनस कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। कोई दोनों में से एक करिएगा तो सीपी निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हमें निकालना है क्या, इसमें हम ऐड कर देते हैं, 36 ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, हाथ में 1, 3 3 6 1 7, और यहाँ पे हो जाएगा 33 74। ये हमारा सीपी आ गया। बट हमें 50% लाभ प्राप्त करना है सीपी पे, तो सीपी हमारा कितना दे रखा है, 33 74। 50% लाभ यानी कोई सामान 150 में हम बेचेंगे, अगर 100 का सामान है तो 50% लाभ करने के लिए क्या, 100 ये हो गया तो 150 में बेचेंगे। तो इसको हम लोग काट देते हैं, 50 3 150, 50 दूना 100। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 13, 2 6 12, 1 17, 2 8 16, और एक यहाँ पर 14, 2 से 14 बस। अब 3 का गुणा कर देंगे, ये देखो 7 3 21, यूनिट डिजिट 1 आएगा लास्ट में, 1 कितना है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी पूरा करके देखते हैं, 7 3 21 हाथ में 2, 8 3 24 और 2, 26 हाथ में 2, 16 3 48 और 2 50, यानी 50 61 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल था, बस इसका फॉर्मेट बनाना आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीच में सीपी होता है, दोनों बगल SP1 और SP2 होता है। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करिएगा तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। उस बिंदु से एक 250 सहित √3 मीटर ऊंचे टावर के एक शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, जिस बिंदु से इसके टावर का पाद की दूरी 250 है। यहाँ पे देखिए ये ऊंचे टावर का यहाँ पे इन्होंने हाइट दे रखा है, हाइट क्या दे रखा है इन्होंने, देखिए ऐसे में बना देता हूँ इसका ट्रायंगल, हाइट दे रखा है कितना 250 √3, और पाद का दूरी क्या दे रखा है यहाँ पे देखिएगा ना, तो टावर के पाद की दूरी 250 मीटर है। पाद की दूरी मतलब समझ रहे हैं, पाद की दूरी यानी जो जमीन से जुड़ा है उसको पाद की दूरी बोलते हैं। ये 250 दे रखा है, और हमें पूछा क्या है, उन्नयन कोण ज्ञात करें, यानी ये वाला यानी ठीकटा में ज्ञात करना है। देखिए जब भी दे रखा है तो इसका रेशियो ले लेते हैं 250 और इसका, तो ये देखिए 250 से 250 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो देखिए थीटा के सामने √3 है, यानी यहाँ पे 60 होना चाहिए, 60 के सामने √3 होता है, और 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, और 90 के सामने 2 होता है बस। तो 60 के सामने क्या है √3, इसी के तो पूछा है, इसका उन्नयन कोण कितना है तो 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगर वहीं पूछता है थीटा के सामने 1 के सामने क्या है तो 30 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 के सामने अगर 2 है तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का औसत इतना है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया गया है। यानी क्या है, कहीं ना कहीं अगर हमें ज़्यादा 43 पढ़ना था बस हमने 34 पढ़ लिया, यानी हमने क्या किया है कि हमें ज़्यादा पढ़ना था कम पढ़ लिया है, तो हमारे एवरेज में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। जैसे मान लीजिए 43 पढ़ना था, हमने पढ़ कितना लिया 34, तो कितना का डिफरेंस आ गया हमें, देखो 6 3 9, यानी हमारे एवरेज में 9 बढ़ना चाहिए, लेकिन 9 कितना बढ़ना चाहिए 10 लोगों में बांटने के बाद, यानी हमारा टोटल एवरेज 40 दे रखा है, और 9 को हम लोग 10 लोगों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9, बस ये 40 में ऐड कर देंगे 0.9, और 40 में ऐड करेंगे 0.9 तो क्या है 40.9, ये हमारा ओरिजिनल एवरेज हो जाएगा, सही औसत, यानी 40.9 क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका कुछ नहीं था, इजी सवाल था ये, रॉन्गली इंटर्ड वाले क्वेश्चन है होते हैं ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, आशीष के पास इतना है, वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई है। ये वाली लाइन आप लोगों को पढ़नी है। क्या बोल दिया यहाँ पे, 11 और 12 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई, तो आशीष ने महेश को कितनी राशि प्राप्त की है। इसमें सीधी सी बात देखते हैं कि रेट कितना दिया है। रेट होता है 10%। अगर मान लीजिए 10% रेट दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी 10 की चीजें कितना में होगी 11 में चली गई है। अब देखिए दो लोग यहाँ हमारे क्या है, एक है आशीष भाई साहब, एक है हमारे पास महेश भाई साहब। तो यहाँ पे बोला है क्या, समान राशि प्राप्त होता है। तो देखिए जब भी समान राशि प्राप्त होता है और इन लोगों का एज यानी टाइम दे रखा है, जो टाइम दे रखा है ना, तो जो बड़े वाला टाइम होता है वो छोटे वाले के बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि टाइम यहाँ पे 12 दे रखा है, तो ये जो होता है ना 10, ये समझिए कि जो 12 वर्ष है ये 10 के बराबर में है,
समझ रहे हैं, जो बड़ा वाला होता है वो छोटा वाला हो जाता है, क्योंकि जब भी अगर टाइम ज्यादा होगा, अगर रेट कम होगा तभी तो बराबर होगा दोनों का। और जैसे मान लीजिए जिसका रेट भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा है, तो बराबर कैसे होगा? सीधी सी बात है कि एक चीज अगर बड़ा है तो एक चीज छोटा होगा तभी तो बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये कौन भाई साहब हमारे हैं, अरुण और महेश 11 और 12। तो महेश 12 कर रहा है यानी ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा यानी महेश का 10 हो जाएगा और अरुण का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बस यही दिया है। और इन दोनों का ऐड कर देते हैं, कितना होगा, दोनों का ऐड करते हैं 21। 21 का वैल्यू कितना दे रखा है, 1218। 1218 जो 21 का वैल्यू दे रखा है। और निकालना किसका है, आशीष ने महेश को कितने रुपए राशि दिया, यानी महेश का निकालना है, 10 का निकालना है, निकाल दो। अगर देखो 21 से काटते हैं इसको, तो 21 से काटते हैं तो 21 पचे कितना होता है, 105। और यहाँ पे 16, 21 7 147 और 21 8 168, यानी 58 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 580। कहाँ है 580, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़िया सवाल था, लॉजिकल सवाल था, समझने वाला था, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया था कि धनराशि उन लोगों का बराबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, चना और मटर के बाजार में मूल्य का अनुपात इतना है और परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा इतना है, तो चना में मटर के ऊपर व्यय किए गए का अनुपात कितना होगा। एक चीज मालूम है कि आपको जब भी अगर हम प्राइस में कंजप्शन से गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये होता है, आप लोग याद रखना है, प्राइस में कंजप्शन से गुणा करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। यहाँ पे हम प्राइस निकालते हैं, प्राइस कितना दे रखा है, 2 और 5। कंज्यूम कितना करते हैं ये लोग, 4 और 3। हमें निकालना क्या है, क्या एक्सपेंडिचर। बस अब कुछ नहीं करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, यानी 8 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कुछ सवाल में दम नहीं था, इजी सवाल था, बस ये समझने वाली था कि प्राइस में अगर कंजप्शन से गुणा करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक पाइप टैंक 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। इजी सवाल है, हर शिफ्ट में नल और टंकी वाला सवाल आ रहा है। मान लीजिए पहला 9 मिनट में कर रहा है और दूसरा क्या 90 मिनट में खाली कर रहा है। इन दोनों का वो ले लेते हैं एलसीएम, 90 हो जाएगा, ये 10 भरेगा और ये 1 खाली करेगा। एक लाइन इन्होंने बोल दिया है, जो बवाल करने वाली लाइन है, बोल दिया है क्या, यदि दोनों पाइप खाली टैंक को एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। टैंक का आधा हिस्सा भरना है, एक साथ चलाना है। जैसे मान लीजिए ये 1 मिनट में 10 भर रहा है और 1 मिनट में 1 खाली कर रहे हैं, तो दोनों साथ में 1 मिनट में कितना भरेंगे भाई साहब, तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, 9 भरेंगे, यानी 90 में कितना हो जाएगा, ये 9, यानी 90 में 1 खाली हो जाएगा, 9 भरेंगे। अब कह रहा है क्या, ये जो पूरा टंकी है ना इसका आधा ही भरना है, मैं फुल नहीं भरना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हुए कि ऐसे पूरा लेंगे 9 × 10 और ले भाई साहब ऑप्शन नंबर ए मार दिया गया, 1 नंबर ए भी गया, अब आखिर निगेटिव वाला भी गया। तो ऐसे नहीं करना है हमें। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ा है लास्ट वाला कि आधा हिस्सा भरना है, यानी इसका आधा, इसका हाफ निकाल देंगे हम बस। अब देखो 9 से ये जाएगा 10 बार में, ये 2 से चला जाएगा 5 बार में, तो कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पढ़िएगा बढ़िया से तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा घुमा देता है ताकि आप एग्जाम प्रेशर में वो चीजों को टैकल ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, प्रेक्षण इतना 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 का क्या बहुलक निकालना है। बस बहुलक निकालने के लिए क्या होता है, मोड निकालना है, यानी जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा मोड हो जाता है। देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखिए हमें लग रहा है कि 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6, 3 ही होगा क्योंकि यही ज्यादा बार रिपीट हुआ है, बाकी तो सब 1 1 2 2 बार हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर देते हैं। जैसे सिंप्लीफाई करना है, ये फर्स्ट जो हमने सेट कराया था ना उसी में आया था। एक तो ऐसे करते हैं कि a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, फिर उसको गुणा करके फिर काटाकुटी करके ऐसे निकाल लेंगे। एक होता है कि इसमें हम लोग हेडली पुटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, सारे अलग है। यानी हम क्या कर सकते हैं, ये y वाला का मान क्या हम लोग 0 कर सकते हैं। जब y वाला का 0 करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो जब भी हम y का 0 करेंगे तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, जितने वाला y टर्म वाले होंगे वो खत्म हो जाएंगे। बस अब कुछ नहीं करना है, x को बस गुणा कर देना है। जैसे बोला है इसका, जैसे 5x² क्या होगा, 25x² हो जाएगा। फिर उसके बाद से प्लस, यहाँ पर 2x² क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पर देखिए 5x और 5x मल्टीप्लाई करेगा तो 25 और x क्या होगा, x², यानी प्लस में 25x² हो जाएगा। बस ऐड कर देते हैं, 25 25 50 और 4 54x²। प्लस में है, ध्यान दीजिएगा 54x², क्योंकि यहाँ पे भी माइनस में 54x² है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस में 54x², यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सारे 0 माने हैं तो ये 0 हो जाएगा। y का जितना भी टर्म होगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास ये x वाली टर्म, यही निकालना था।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मंजीत का वेतन 10,000 प्रति माह है। वो 6,000 घर के किराए पे और 3,000 बिलों पर खर्च करता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसने जन्मदिन के महीने पर, जन्मदिन वाले सवाल है, सेम मैंने बना रखा है क्योंकि इसमें कंफ्यूज करने वाला है। क्योंकि देखो अभी तक हम 5वां शिफ्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन, अब हमें आइडिया लग गया है क्या कि जो टोटल शिफ्ट है ना भाई साहब, इसमें कुछ नहीं होता है, हमें 47 शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं होती है। क्योंकि बच्चे बोलते हैं भाई पूरे शिफ्ट का करा दो, क्योंकि देखो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन में से 20 से 22 ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो रिपीटेड होते हैं, सेम एक ही फॉर्मेट पे घूमता रहता है। बस उसमें क्या होता है, इसका डाटा करेगा चेंज, कहीं 5 के जगह पे 8 दे देगा, 8 के जगह पे 4 दे देगा, बस यही घूमते रहता है। मुश्किल से 4 से 5 सवाल होते हैं जो थोड़ा अच्छे पूछते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव पूछते हैं, जो अगर ये 4 से 5 अगर मुश्किल से तुमने 10 शिफ्ट सॉल्व कर लिया ना, बाकी खुद कर लोगे। इसीलिए देखना टीचर लोग क्या करते हैं कि उसका जो मेन जो ज्यादा बार रिपीटेड होता है ना, वही वाले वो करा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाती है करने में। ठीक है, तो सारे रिपीटेड है यार, वही है। बाकी देखो क्या कह रहा है कि 10,000 उसका प्रतिमाह है, लिख देते हैं भाई साहब हमने 10,000। कह रहा है कि 6,000 और 3,000 बिलों में खर्च कर देता है, यानी 9,000 खत्म कर दिया, तो बच्चा उसके पास कितना, 1,000 रुपये बच गया भाई साहब। 1,000 रुपये सेविंग करता है। बस ऐसा होता है कि साल में, क्योंकि 1 साल के लिए बोला है यहाँ पे, देखो पढ़ो क्या, बाकी धनराशि उसकी बचत है, 1 साल में उसकी बचत, 1 साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। 1 साल में बचत उसकी ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात, अगर 1 साल को निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, अगर 1 साल में हमें निकालना हो बचत, तो देखो 1,000 बचा रहा है हर महीने, 1 साल में निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या 12 से गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे तो ये 12,000 आ जाएगा। क्या 1 साल के लिए उसकी बचत यानी सेविंग। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि 12,000, क्योंकि ऑप्शन में देखोगे बच्चे निकाल के 12,000 मार देंगे, बट लेकिन एक लाइन इन्होंने घुमा दिया है इसमें। क्या घुमाया कि कोई उसी साल में कोई एक ऐसा महीना होता है जिसमें उस भाई साहब का बर्थडे पड़ जाता है, बर्थडे पड़ जाता है, तो जो उसने उस महीने में सेविंग 1,000 रुपये बचाया है ना, वो भी उस बर्थडे में खर्च कर देता है। जब वो खर्च कर देगा तो यानी सेविंग कितने महीने में बचाएगा, 1 महीने का खर्च कर दिया है तो बचेगा 11 महीने का। तो हम 12 से यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 11 महीने से गुणा कर देंगे। तो देखो ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1,000 को 11 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 11, और उसके बाद से 3 जीरो बैठा दो, यानी 11,000 रुपये होगा सेविंग। तो ये सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, बस आराम से लैंग्वेज पढ़ना है, समझना है, बस उसके आंसर दे देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई में 5 मीटर घटा दी जाए फिर चौड़ाई में 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो मूल आयत का परिमाप बताएं। मूल आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप हमेशा क्या होता है आयत का, 2 × L + B, यानी देखो जो भी ऑप्शंस होगा ना वो 2 का मल्टीपल होगा, सीधी सी बात है। तो देखो ये सी क्या है, यहाँ पर 2 का मल्टीपल होने के लिए क्या, लास्ट का इवन डिजिट होना चाहिए, तो लास्ट में ऑड है, खत्म। यहाँ पे देखो डी ऑड है, खत्म, 2 तो खत्म हो गया। अगर किसी बच्चे का इतना पढ़ने के बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाए, उसके पास टाइम नहीं है, तो एक चीज वो क्या कर सकता है, तुक्का लगा सकता है, क्योंकि भाई उसके पास 50% चांस है ना कि इस दोनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आंसर होगा। सीधी सी बात है, 50% चांस है, क्योंकि देखो ये भी इवन है, ये भी है, यहाँ पे फंस गए। अगर मालूम है आपको तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करो, टाइम नहीं है, अगर लग रहा है कि यार नहीं हम ट्राई कर सकते हैं, लक आजमा सकते हैं, तो कोई एक टिक कर सकते हो, क्योंकि भाई 2 तो ऐसे ही खत्म हो गए। चलो बट हम बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। देखो अब आयत का क्या बोला है, आयत की लंबाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। सबसे पहले आयत की लंबाई में हम 5 बढ़ा रहे हैं, तो ये जो L है इसमें हम 5 बढ़ा दे रहे हैं। फिर इंटू में आय कह रहा है कि इसके चौड़ाई में हम 7 घटा दे रहे हैं, यानी ब्रेथ में 7 घटा दे रहे हैं, और आ जाता है कितना जो इसका, तो इसका क्षेत्रफल में 8 बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है L × B, इसमें क्या होता है 8 बढ़ जाता है। बस अब इसको करते हैं, L × B करोगे, सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। चलो L × B करोगे, L में B से गुणा करोगे L भी हो जाएगा, फिर L में -7 से करोगे तो -7L हो जाएगा, फिर 5 में B से गुणा करोगे तो प्लस में 5 भी हो जाएगा, फिर 5 में -7 से करोगे तो -35, इक्वल टू में क्या हो जाएगा LB, प्लस में क्या हो जाएगा 8। यहाँ से देखो अब क्या करोगे, ये LB खा जाएगा, यहाँ पे देखो -7L और 5 भी हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 5B - 7L बराबर में क्या हो जाएगा, इधर 8 है तो इधर 35 जाकर ऐड हो जाएगा, तो 35 और 8 कितना हो जाएगा 43। यह हो गया इक्वेशन अपना 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में कह रहा है कि यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई में इस बार क्या कह रहा है, घटा दे रहा है, लंबाई में हम घटा दे रहे हैं कितना, लंबाई में 5 मीटर घटा दी जाए, इंटू फिर कह रहा है चौड़ाई में 8 मीटर बढ़ा दी जाए, 8 मीटर ही बढ़ा रहा है ना, हाँ, यानी ब्रेथ में 8 मीटर बढ़ा दी जाए, तो बराबर में हमें कितना प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है भाई साहब ये, तो इसका क्षेत्रफल
33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। क्या एरिया क्या होता है भाई साहब, बढ़ जाता है। इसका जो LB होता है कितना होता है, बढ़ जाता है 33 मीटर स्क्वायर। बढ़िया सवाल है, टाइम लगेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इक्वेशन से ही बनेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते L इंटू बी करेंगे, LB हो जाएगा, ठीक है। फिर L से 8 में गुणा करेंगे, प्लस में 8L हो जाएगा। फिर -5 को B से करेंगे तो -5B, फिर -5 को 8 में करेंगे तो -40, बराबर में हो जाएगा LB प्लस 33। अब यहाँ से क्या करेंगे, LB खत्म, हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं LB, बट आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 8L माइनस 5B बराबर में 33 में इधर 40 जाएगा, कितना हो जाएगा 73। अब देखो कुछ नहीं करेंगे, ये हो गया कितना अपना इक्वेशन 2। अब ऐसा करते हैं कि माइनस कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे है क्या 8L और यहाँ पे 5B। कुछ नहीं करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5B और -7L बराबर में 43, करेंगे क्या, हम इसको ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा, ऐड करोगे तो सीधी सी बात है, एक चीज़ें यहाँ पे होगी कि जब भी अगर ये देखो ये माइनस में ये प्लस में तो ये खत्म हो जाएगा। अब 8L और -7L यानी L, सीधे L आ जाएगा। L का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 3 6 और 7 4 11, यानी L का वैल्यू कितना हो गया 116। अब क्या करेंगे, L का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 116 आ गया। चलो L का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर L का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, 116 पुट करना है, यानी 5B यहाँ पे हो जाएगा, 5B बराबर में आ जाएगा कितना 43, और L का 116 में अगर हम 7 से गुणा करते हैं, देखिए 116 में 7 से गुणा करते हैं तो पहले यहाँ पे 7 6 के प्लस में हो जाएगा, 7 6 के 42 के 2 हाथ में आ जाएगा 4, फिर 11 और 7 77, 77 और 4 81, 812 हो गया, ठीक है। फिर इसको ऐड करते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 1 और 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 855। ये क्या है 5B। अब इसको 5 से हम लोग काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बच्चा क्या है यहाँ पे 3 है, यानी 5 से 35, फिर 5 एकम 5, यानी ये हो जाएगा B का वैल्यू कितना हो जाएगा 171, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 मान निकाल दिए, एक तो B का वैल्यू निकाल दिया हमने 171, और यहाँ पे क्या निकाला था हमने, L का वैल्यू निकाला था 116। अब हमें निकालना क्या है 2 इंटू L प्लस बी। अभी आप लोगों को बताया 2 इंटू L प्लस बी, क्योंकि यही तो होता है इसका परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस बी। कुछ नहीं करेंगे, 2 L और B ऐड कर देंगे, 171 और 116 तो 6 और 1 7, और ये 7 और 1 8, और यहाँ पे 1 1 2 यानी 287, ठीक है। ये हो जाएगा 287 इंटू 2। अब कर दो 7 दूना 14, हाथ में 1, 28 दूना 56 और 1 57, यानी 574 का होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, एकदम ये जैसे बोला था वैसे ही बनेगा। बस आपको जो जो स्टेप फॉलो दिया है वैसे ही आपको फॉलो करके जाना है, क्योंकि इक्वेशन इसमें बनेगा ही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लेंदी में आते हैं। इसको आप इसको हार्ड शिफ्ट में नहीं बोल सकते, लेंदी होता है, क्योंकि इसमें इतना कुछ कंसेप्ट नहीं लगता है, जैसे बोला है वैसे बनाना जाता है। अगर इसको फर्स्ट गो में पढ़ोगे तो अगर चीज़ें समझ में नहीं तो स्किप कर देना है, उसको लड़ोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना सोचने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है 27 में कि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। 2 पाइप है, पहला पाइप क्या कह रहा है, ये पाइप है जो 18 मिनट में भर सकता है, और दूसरा बी क्या है जो 27 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 9 दूना 18, 9 3 27, 3 दूना 6, यानी 9 6 54, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब कह रहा है कि शुरू में पाइप ए खोला जाता है और 6 मिनट बाद बी को भी खोल दिया था। पहले इसका एफिशिएंसी निकाल देते हैं, 18 3 54 हो जाएगा, 27 दूना 54, यानी खाली कर रहा है, ये 2 हो गया। यहाँ पे एक लाइन इन्होंने बोल दिया है क्या कि शुरू में स्टार्टिंग में कह रहा है पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, यानी 6 मिनट तक तो भाई साहब ए काम करेंगे। 6 मिनट में कितना काम करेंगे, 6 18, यानी 54 भरना है, जिसमें से 18 काम कर दिए, क्योंकि 1 मिनट में 3 काम कर रहे हैं तो 6 मिनट में 18 काम करेंगे, 18 माइनस कर देंगे, बच जाए कितना 36। अब एक भाई साहब आते हैं, वो क्या करते हैं, ये तो खुला ही रहता है, उसको बी को भी खोल देते हैं ताकि नीचे नीचे पानी भी निकलता जाए। ए 1 मिनट में 3 भर रहा है, बी 1 मिनट में 2 खाली कर रहा है, यानी 1 मिनट में मिलकर कितना भर रहे हैं, 1 भर रहे हैं। यानी वही तो पूछा है कि कितने समय में शेष टंकी भर जाएगी, यानी एक यहाँ पे 1 और 36 से करेंगे तो यानी 36 मिनट में भर जाएगी। 36 मिनट का है तो ऑप्शन नंबर डी। नल टंकी वाला सवाल है, बहुत ईजी है, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही रहा है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अंडर ग्रेजुएट में जो एग्जाम इस बार देंगे उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना है, ए बी बराबर इतना है, ए जो है बी से बड़ा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का मान निकालना है।
देखिए सीधी सी बात है क्या है, यहाँ पे दो चीजें दे रखा है कि हमें निकालना क्या है, a माइनस बी बट्टे में a प्लस बी। हम कुछ नहीं करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इतना तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पूरा बेसिक है। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। देखो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, अगर वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रहा है, 111, 111 हो गया, माइनस 2ab, ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 27, 27 में 2 से गुणा करेंगे 54, तो माइनस में कर देंगे 54। फिर यहाँ पे हो जाएगा 111 और प्लस में 54 हो जाएगा, क्योंकि 27 दूना 54। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, 111 में से 54 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 57, और यहाँ पे ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 6 165। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट हमें a माइनस बी ए प्लस बी निकालना है, तो ये स्क्वायर आएगा तो इधर रूट हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी निकालना है और a प्लस बी निकालना है, तो इधर हो जाएगा √57 और इधर हो जाएगा √65, 165। अब कुछ महाज्ञानी ऐसे होंगे, क्या करेंगे भाई साहब, कहेंगे भाई साहब रूट तो दोनों बगल है, ऐसा करते हैं रूट काट देते हैं, आ जाएगा 57/165 और 57/165 मार देंगे। ले भाई साहब, मैंने तो बहुत मेहनत किया, फॉर्मूला ये मालूम है, मैंने बना दिया। तो ऐसे नहीं होता है कुछ, जैसे मारोगे वैसे भाई, एक तो निगेटिव वाला जाएगा, एक नंबर ये भी लेके जाएगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखो सीधी सी बात है, अगर जब भी अगर रूट आता है ना, रूट तो कुछ नहीं होता है, रूट चढ़ जाता है दोनों पे, समझ में आया, दोनों के ऊपर रूट चढ़ जाता है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं √57/165, ये होता है, रूट काट मत देना यहाँ पे, इसीलिए समझने वाली बात है। 57/165 ऑप्शन नंबर सी, बढ़िया सवाल था। ठीक है, चलो बस खाली फॉर्मूला बना रख देना था, समझने वाली चीजें थी ये। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी सवाल भर भर के आ रहा है, हर शिफ्ट में ही आ रहा है, इसको हम डायरेक्ट उड़ा देते हैं। देखो एक आदमी 12 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है, यदि शेष दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में करता है, तो शेष, ये वाली हम हमेशा लाइन बताते हैं कि ये वाली लाइन आप लोगों को पढ़ना है। शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल बताना है, उसकी स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, जब भी अगर स्पीड दे दिया हो तो हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस 753 दे दिया है और इसका 2/3 भाग तय कर दिया है, शेष निकालना है। अगर मान लो 2/3 भाग तय कर दिया तो शेष कितना बचा है, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1/3, यानी शेष हमें कितना बचा है, 1/3। तो 753 का 1/3 निकाल देते हैं हम, 753 का 1/3 निकाल दो, 1/3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 एकम 3, यानी 251 किलोमीटर जाना है हमें। ठीक है, 251 किलोमीटर जाना, अब कितने के स्पीड से जाना है वो भी निकालना है। किलोमीटर में यहाँ डिस्टेंस निकल गया, हमें स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, फिर टाइम निकाल देंगे। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 2/3 भाग दे दिया है, ठीक है, और शेष में निकालना है, 2/3 कवर कर दिया है, शेष में यानी 3 में से 2 घटा देना, यानी 1/3 हमें और कवर करना है। और टोटल टाइम कितना दे रखा है हमें, 12 घंटे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 घंटे। अब यही तो पूछा है कि 4 घंटे में इतना किलोमीटर जाने में कितना की स्पीड से जाएगा, बस तो यहाँ पर रख देते हैं। डिस्टेंस आ गया 251, टाइम दे दिया है 4, अब इसको निकाल देते हैं। देखो सबसे पहले ये करते हैं, 4 से करते हैं, 4 6 24, यहाँ पर 1 11, फिर 4 दूना 8, पॉइंट में आ गया 3, फिर 4 7 28, फिर 4 5 20, यानी ये हो गया 62.75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया जल्दी जल्दी से कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो हर एक शिफ्ट में मैं ये क्वेश्चन बताते हुए चलते आ रहा हूँ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। डब्ल्यू ने क्रमशः इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर चाल से इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर की यात्रा की है, तो उसकी औसत चाल निकालना है। एवरेज स्पीड निकालना है, मालूम है एवरेज स्पीड कैसे होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, एवरेज स्पीड निकालना होता है। तो जब भी हमारा एवरेज स्पीड निकालते हैं तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पहले देखते हैं कितना कवर किया है, यहाँ पे 0 0 0, यानी डिस्टेंस में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो 2 और 9 2 11 और 7 18, हाथ में कितना हो गया 1, 7 3 10, 3 13 और 1 14, यानी 1480 किलोमीटर जाना है, या डिस्टेंस हो गया। टाइम निकालना है। अब देखो कि भाई साहब गुरुजी इसमें टाइम ही तो नहीं दिया है, तो टाइम निकालने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, जब भी टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालते हैं। इसका डिस्टेंस दे ही रखा है, स्पीड दे ही रखा है, क्योंकि 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 370 किलोमीटर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे लिख दो 370 किलोमीटर जाना है 37 किलोमीटर के पर आवर, यानी कितना इसको लगेगा 10 आवर लगेगा। तो यहाँ पे उसका टाइम आ गया 10 आवर, तो पहला का टाइम 10 आवर आ गया। फिर दूसरा कैसे ही निकाल दो, 390 डिवाइड बाई 5 कर दो, तो जब भी 5 आए तो इसको दोगुना करके एक अंक के पास पॉइंट लगा देना, तो 39 का दोगुना कितना होता है 78, तो यहाँ पे 78 हो जाएगा। फिर प्लस
यहाँ पे 72 है तो 8 8 9 72, यानी यहाँ पे 90 आ जाएगा। बस इन लोगों का टाइम निकल गया। बस अब एवरेज स्पीड ही तो निकालना है। डिस्टेंस ऊपर आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, टाइम आ गया। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1480। अब यहाँ पे देखिए 10 और 90 100, यानी ये कितना हो जाएगा 178। अब इसको कैसे काट सकते हैं, 2 से काट के देखते हैं। चलो 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, फिर 2 चौका 8 और 0 740, फिर 2 से काटते हैं, 2 8 16, दोनों 18 89, यानी लास्ट में होगा कितना 89। भाई ऑप्शन तो सारे हैं 89। एक और चीजें देख सकते हो, देखो यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो यहाँ पे 9 इंटू 8, देखो 9 में 8 से गुणा करके और ये ऐड करोगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए। जिसका ऑप्शन में 0 आएगा आंसर हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं, चेक कर लेते हैं। 9 8 72 और 8 कितना होता है 80, यानी लास्ट में 0, ये ऑप्शन ए नंबर हो सकता है। यहाँ पे देखो 9 8 72 और 7 79, होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी खत्म। 9 9 81 और 1 82, यहाँ पे 2 आ गया, खत्म। 9 9 81 में और 0 करोगे तो 81, यानी 1 आ गया, ये भी खत्म, यानी ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आ गया। बट यहाँ पे आ गए हो तो निकाल ही लो। चलो निकाल के देखते हैं। अब देखो कितना, अगर मान लो 10 बार में जाएंगे कितना हो जाएगा 890, ज्यादा हो जाएगा। 8 बार में जाते हैं, 8 बार में जाएगा कितना बार हो जाएगा, 8 बार में जाते हैं तो 9 8 72 को 2 हाथ में 7, फिर 8 8 64 और 7 कितना हो जाएगा 71, यानी कितना हो जाएगा 712। 740 में से 712 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 89, तो 8 सहित 28/89, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा था क्योंकि लास्ट में थोड़ा फंसाया हुआ कैलकुलेशन था। ये रहा आज का आखिरी सवाल। देखो भाई साहब, उस समय से पढ़ाते रहे, बीच में कभी नहीं बोले कि वीडियो को हमारा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप लोगों का टाइम कीमती है। हमको इसी टाइम में बताना है कि आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब ना हो, कोई चीज़ें आप लोगों को ऐसा ना लो कि हाँ यार भैया सिर्फ टाइम पास करते हैं, ऐसी चीज़ आपको फील ना हो। तो यहाँ पे टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो गए सॉल्व अच्छी तरह से। जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया है उसको आप होमवर्क कर लीजिएगा। और रही बात, अगर लग रहा है कि हाँ भैया का मेहनत जायज़ है, क्योंकि देखो अभी भी यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पर टाइम दिख रहा है, देखो 2:41, रात के 2:41 हो रहा है, दिन में नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 2:41। सोचो 2:41 में रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम जाएंगे तो खाना खाएंगे, फिर 3 साढ़े 3 बजे सोते हैं, समझ रहे हो। तो किस लेवल के आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो भाई कम से कम इतना अप्रिशिएट करो इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। और अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट में ही बताओ, निगेटिव पॉजिटिव भी बताओ कि हाँ भैया ये चीज़ें आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ें और इसमें चीज़ों को करने की है कि आप ऐसे करोगे तो और बेटर होगा। कुछ अगर सजेशन देना है वो भी दो, अगर कुछ लग रहा है अच्छा हाँ कि भाई आप ये अच्छा कर रहे हैं तो वो भी दो, ताकि उससे देख के हमें अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार आप लोग देख रहे हो, आप चीज़ों को अंदर से सीख रहे हो, तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं तो सामने वाले चीज़ों अच्छे से ले रहे हैं, वो अपने अंदर उनको समझ रहा है कि हाँ कि अगर कंटेंट है तो वाकई में हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बाकी एक चीज़ मैं बता दूँ, रेलवे गणित का 2nd एडिशन है ये। अगर आप लोग किसी भी रेलवे का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक्स आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि 1st एडिशन बहुत तगड़ा रहा। 2nd एडिशन आ गया, इसमें जो भी प्रीवियस एग्जाम हुआ था अभी सारे क्वेश्चन कंपाइल करके इसमें डाल लिया गया है। तो आप लोग इसको मंगा ले सकते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस बुक का लिंक है, तो आप लोग वहाँ पे मंगा लेंगे और 219 रुपये मिल जाएगा। देखो बुक्स का खासियत क्या है कि टाइप वाइज लेवल वाइज आप लोगों को मिलेगा, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है इसमें, फिर स्मार्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इसमें सॉल्यूशंस भी किया गया है। जैसे मैं बीच में आप लोगों को जो भी ट्रिक्स और ये मल्टीपल्स बताता हूँ, हर इस क्वेश्चन में ये चीज़ें यूज किया गया है, तो उसके लिए और बेनिफिट होगा आपके लिए। तो ये बुक आप लोग जरूर मंगा लीजिएगा। बाकी आज के क्लास का PDF हमारे द विनर्स ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा। मैं डेली लिखता हूँ, मैं स्लाइड भूल जाता हूँ कि अपने टाइपिस्ट से बोल दूँ कि भाई साहब अपना स्लाइड लगा दें, ताकि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट ठीक है यार, इतना जब लिखे तो ये भी लिख ही सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। इसका ऑलरेडी हमने 4 जो सेट किया है उसका क्लास नोट PDF दे दिया है, तो आप लोग भी ये चैनल वहाँ वो कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका PDF ले लीजिएगा। बाकी आज के लिए यहीं इतना ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद भाई।